हेलो फ्रेंड्स। कल हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात की थी। कौन कौन सी जनरेशन कब से कब शुरू हुई और कब से कब तक थी, और उनके साथ साथ उनमें कौन कौन सी डिवाइस यूज हुई थी और कौन कौन से पीढ़ी में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आगे की कड़ी में हम अब पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। और उस आज के वीडियो के बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर था RSCIT की बुक का वो कंप्लीट हो जाएगा, और कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों की वीडियो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू आप इस चैनल पर विजिट करते रहें, और ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंप्यूटर सिस्टम और उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बना होता है जो डाटा को इनपुट करते हैं। सबसे पहले डेटा को इनपुट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद उस प्रोसेस के साथ साथ उसको स्टोर भी करते हैं, और स्टोर करने के बाद उसका आउटपुट भी देते हैं जिस भी फॉर्मेट में आपको उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी डिज़ायर फॉर्मेट होता है उस डिज़ायर फॉर्मेट में आपको वो आउटपुट देते हैं। यहाँ पे डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, और इनपुट डिवाइस में मोस्टली कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। आजकल तो वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह का भी यूज़ कर लिया जाता है। और कंप्यूटर फिर जब ये डाटा इनपुट हो जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। उसके बाद जो भी निर्देशों के सेट के अनुसार, यानी कि जो भी आप उसको निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसमें प्रोसेस करता है, और लास्ट में आपकी इच्छा के अनुसार वो परिणाम भी देता है। यानी कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको देता है, और वो आउटपुट डिवाइस मोस्टली यूज होने वाले आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। उसके बाद कंप्यूटर डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस करता है और जानकारी का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि बंद या चालू को ही समझता है। यानी कि यह केवल 0 और 1 के रूप में, जो हमारी कंप्यूटर जो है केवल 0 और 1 को ही समझता है। बंद चालू जिसको हम बोलते हैं, यहाँ चालू का मतलब ऑन सर्किट से है और बंद का मतलब ऑफ सर्किट से है। 0 और 1 जो बाइनरी सिग्नल होते हैं, बाइनरी डिजिट होती हैं, 2 0 व 1, केवल उसी को ही कंप्यूटर समझता है और उसी के ही बेस पर ये कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा अपना सिस्टम है। यहाँ पे ये यूजर है, यहाँ से ये कोई भी डाटा इनपुट करेगा। डाटा इनपुट करने के बाद ये कंप्यूटर के अंदर एक तो मेमोरी में फीड होगी, मेमोरी के साथ साथ इसके ऊपर प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद इसका जो भी आउटपुट प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट होगा वो वापस से मेमोरी में फीड होगा, और उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा होता है। सूचना प्रणाली के 5 भाग हैं। पांचों भाग कौन कौन से हैं? डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और पीपल। पीपल यानी कि यूजर। देखिए, पीपल लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक हैं। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाया जा सकता है। मोर प्रोडक्टिव और इफेक्टिव। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? यह वे नियम और दिशा निर्देश होते हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डाटा का उपयोग करते समय पालन करते हैं। इन प्रक्रियाओं को आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखा वेब पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाता है। जो प्रोसीजर होता है, जो दिशा निर्देश होते हैं, उनके द्वारा लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का उपयोग करने के जो भी रूल्स बनाए होते हैं उनका पालन करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो कि दिशा निर्देशों का सेट होते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स
का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है। यानी कहने का मतलब अगर ये पूछा जाए कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, सवाल हमारा कभी भी डिस्क्रिप्टिव तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। या यूँ कहें कि वह प्रोग्राम का वह सेट जो दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद हार्डवेयर, वह उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना में बदल देते हैं, वो उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर व अन्य उपकरण शामिल हैं। जो भी हार्डवेयर होते हैं उनका नियंत्रण करने का कार्य सॉफ्टवेयर करते हैं। हार्डवेयर को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर करते हैं। उसके बाद डेटा क्या होते हैं? कच्चे असंसाधित तथ्य जैसे कि पाठ, संख्या, इमेज, ध्वनि आदि को डेटा कहते हैं। प्रसंस्कृत डेटा से जानकारी अर्जित करते हैं। तो जो भी कोई भी चिन्ह, कोई भी ध्वनि, कोई इमेज, कोई संख्या या कोई शब्द इत्यादि सभी डाटा के रूप में काउंट किए जा सकते हैं। अब जो हमारा कंप्यूटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड का समय लेता है, यानी कि लाखों निर्देशों को एक साथ संसाधित कर सकता है, एक सेकंड में संसाधित कर सकता है, यानी कि उनके ऊपर प्रोसेस कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही अधिक होती है, वो नैनो सेकंड में बहुत बड़ी मात्रा में किसी भी प्रोसेस को पूरा कर सकता है। सेकंड, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डाटा दर्ज किया गया है तो परिणाम भी बिल्कुल सही ही मिलते हैं। कंप्यूटर गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो यदि आप बिल्कुल सही इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट भी बिल्कुल सही ही मिलेगा। नेक्स्ट है उच्च संचय क्षमता, यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही विशाल होती है और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में लंबे समय तक स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अधिक होती है, उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में कोई भी हमारे डेटा है उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग लिया जा सकता है, जैसे कि हम पत्र लिखने के लिए, पत्रक तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई प्रकार के कार्य भी कर सकता है। यानी कि जो कंप्यूटर है वो एक साथ मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के नाते कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी, बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, उसी गति से आखिरी निर्देश को भी प्रोसेस करने में सक्षम होता है। यानी कि ना तो ये थकता है, ना ही इसमें एकाग्रता की कमी होती है और ना ही इसमें बोरियत होती है। तो ये जिस स्पीड से ये पहले निर्देश को, यानी कि पहली इन्फॉर्मेशन को लेते हुए यदि उसकी प्रोसेस करता है तो अंतिम प्रोसेस करने में भी वो उसी स्पीड और उसी तरीके का कार्य वो करता है। नेक्स्ट है सीमा, लिमिटेशंस क्या है इसकी? कंप्यूटर एक मूक मशीन है और स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लिमिटेशंस पर एक मतलब इस टॉपिक पर एक प्रश्न बन सकता है, उसमें कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इस तरीके से प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आपको यहाँ पे उसके लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो एक ऑप्शन में आपको वहाँ पे मिलेगा, लिमिटेशंस में एक ऑप्शन मिलेगा।
और वो आपका सही वहाँ पे जवाब हो सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर एक मूक मशीन है, यह स्वयं कुछ नहीं कर सकता, यानी कि इसको जिस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे ये उसी तरीके का कार्य करेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, दिए हुए निर्देश को पालन करते हुए इन्फॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने दम पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर से नहीं बदला जा सकता। कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है। यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन जो है वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होता है, स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती है, ये लिमिटेशंस इसकी हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी। उस रोबोट पिक्चर के अंदर उस कंप्यूटर को सेट कर दिया गया था कि उसको लोगों को बचाना है। तो वो सीन आपको याद होगा कि उसको सिर्फ ये पता था कि लोगों को बचाना है, लेकिन उसको किस कंडीशन में बचाना है ये उसको मालूम नहीं था, और इसके चलते वहाँ पर एक लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि उसके अंदर खुद की समझ नहीं होती है। अब यहाँ पे हम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। असल में सभी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती हैं, जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो सब सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। जो भी कार्य करना होता है उससे संबंधित यदि सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में नहीं है तो वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। और जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। सॉफ्टवेयर दरअसल होता क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स का ही एक सेट होता है। जिसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाता है, और उसी सेट के दिशा निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं वो कार्य करते हैं। आगे देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन के लिए लिखा गया है, यानी कि स्पेशल पर्पज़ के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। एक प्रोग्राम कुछ भी नहीं, बस एक दिशा निर्देशों का समूह है जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अपने अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है। अब आप पूछोगे भाई प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम कुछ दिशा निर्देशों का समूह होता है, और उन दिशा निर्देश जो होते हैं वो प्रोग्राम होता है, और प्रोग्रामों का समूह होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। अब प्रोग्राम दिशा निर्देश क्या प्रोग्राम होते हैं, दिशा निर्देश जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हों, वो तो हो गए प्रोग्राम, और प्रोग्रामों के समूह हो गया सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें बताया हुआ है। इसके अंदर हम आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए ये पार्ट इसके डिवाइड हो गए यहाँ से दो। ये ऊपर वाला है जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, और नीचे वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। अब देखिए दोनों का अंतर समझ लेते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए सहायक होता है, जो कि किसी भी कंप्यूटर का अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके बगैर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं वो कार्य नहीं करेंगे। हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये किसी यूजर की सुविधा के अनुसार होते हैं। यह कंप्यूटर में होने आपकी सुविधा है तो आप इनको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हम व्हाट्सअप चलाते हैं, तो व्हाट्सअप जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो आप अपने मोबाइल में, आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है तो आप अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि हमारा जो मोबाइल होता है वो आपने खूब सुना होगा कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, आपने सुना होगा कि मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया। एंड्रॉयड क्या है, ये जो एंड्रॉयड है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साथ में जैसे एप्पल्स वगैरह के मोबाइल होते हैं उसमें एंड्रॉयड नहीं होता, उसमें iOS होता है, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज़ है, जैसे मोबाइल इसके नोकिया वगैरह के मोबाइल होते हैं उसके अंदर विंडोज़ होती है, तो विंडोज़ भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि, और इसका एक साथ में एक अन्य एक उदाहरण और देखें तो जैसे हमको किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच करना होता है तो वायर वगैरह लगा करके तो हम आराम से अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल कर लिया जाएगा। डिवाइस ड्राइवर की वहाँ पे आवश्यकता होती है, वो डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा ये अर्थ हुआ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं, तभी वो उस सिस्टम पर कार्य करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये यूजर की उपयोगिता के अनुसार मतलब अपने कंप्यूटर में लाए या हटाए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसने बताया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये आपको यूज़ करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट वगैरह है, इमेज एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनका आपको यूज़ करना हो तो आप अपने सिस्टम में रख सकते हैं, अदरवाइज इनको हटा सकते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आपका सिस्टम कार्य नहीं करेगा। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये आपके कंप्यूटर में होने अति आवश्यक हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र से पहले उस सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंध करने के लिए मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार से हैं। अब क्या क्या घटक हैं इसके देखिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट आदि इन सभी संसाधनों का प्रबंध सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरफेस प्रदान करता है उसको। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे अधिक और व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हम कभी भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपका कौन सा कंप्यूटर है, ये बोल विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है। तो ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 ये है क्या, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस सिस्टम यानी कि उस कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसके बाद एक तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करिए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे अधिक प्रचलित और व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके साथ साथ लिनक्स और यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे कई प्रकार के होते हैं जैसे एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम। उसके बाद दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करते हैं, यूटिलिटी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन, अवांछित फाइलों को हटाने और डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होता है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क के स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या काम करता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का कार्य करता है। यहाँ ये क्या चीज़ है, देखिए, जैसे कि मान लो ये हमारी कोई भी डिस्क है, इसके अंदर इस तरीके से सेक्टर्स वगैरह बने हुए होते हैं,
जब भी कोई प्रोग्राम इसके अंदर आता है और सेव होता है तो कोई प्रोग्राम अपने हिसाब से, कोई यहाँ सेव हो गया, कोई यहाँ सेव हो गया, बीच का ये स्पेस खाली रह गया, इस तरीके से प्रोग्राम सेव हो जाते हैं। लेकिन जब हमको जो भी स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग यदि हमको कुछ जैसे कि मान लो यहाँ पे ये स्पेस है, लेकिन हमको इससे थोड़ा सा, हमारे पास दो जगह स्पेस है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो जगह स्पेस है, लेकिन हमको, और दोनों का अगर टोटल देखें तो मान लो हमारे पास ये 10 MB का स्पेस बच रहा है या 10 GB का बच रहा है, जो भी है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है दोनों को मिला के 10, लेकिन हमारा प्रोग्राम है 8, जबकि ये 5 का है और ये 5 का है। तो 8 MB का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको सेव होने के लिए 8 MB की जगह चाहिए, जबकि हमारे पास तो 8 जगह तो 10 MB की बच रही है, लेकिन वो एक जगह पर नहीं है, 5 MB इधर है, 5 MB इधर है, तो वो हमारा जो 8 MB का प्रोग्राम है वो सेव यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करेगा, इसका फ्रेगमेंटेशन कर देगा और जितने भी डाटा ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं बिखरे पड़े हुए हैं उनको सेट कर देगा, और सेट करने के बाद उनको व्यवस्थित करके इस प्रकार से कर देगा कि सारे डाटा यहाँ तक आ जाएंगे और ये स्पेस जो है वो ऊपर का स्पेस खाली रह जाएगा 10 MB का, और आपका जो 8 MB का जो भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ करके सेव हो जाएगा। तो ये कार्य करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। अभी हमने बताया कि यदि हम बाहर से, जैसे मान लो हम सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच करते हैं तो तारों को जोड़ने के अलावा भी उसको एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है जो कि उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो डिवाइस ड्राइवर ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद या कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। उसके बाद सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करवाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में यहाँ पे दोनों के तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उपयोग के आधार पर देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो सिस्टम जो कंप्यूटर है उसको कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ये यूजर की मदद करता है, ये सिस्टम की मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य होते हैं क्योंकि इनके बगैर कोई भी जो पार्ट है, हार्डवेयर जो है वो कार्य नहीं करेगा, जबकि ये वैकल्पिक होते हैं, उपयोग और आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। यदि आपको इनकी आवश्यकता होती है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हर एक कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोन है तो उसमें एंड्रॉयड, अगर हमारा स्मार्टफोन एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड वर्जन है, तो हमारा जो सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी आवश्यकता होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जबकि अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मीडिया प्लेयर है, फेसबुक है, अपना ये MS एक्सेल है, MS वर्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के मोबाइल में ये हो, लेकिन किसी को ज़रूरत होती है तो वो इसका यूज कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आत्मनिर्भर, इस बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी उपयोग, इस बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी उपयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं, जबकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करने हेतु आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जबकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका फंक्शन है कि उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने हेतु एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो हो गई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष रूप से यूजर के लिए तैयार किए जाते हैं। ये किसके लिए तैयार किए जाते हैं? यूजर के लिए, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बाकी जो सिस्टम होता है उसके लिए तैयार किए जाते हैं। इसको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। MS
उसके बाद इन प्रोग्रामों को बेसिक और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन की बात करें तो कुछ जो कि बेसिक यूज हम करते हैं, वो इन एप्लीकेशनों को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि संदेश भेजना, दस्तावेज तैयार करना, स्प्रेडशीट बनाना, डाटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उनके उपयोगकर्ता के लिए काम करना बेहद आसान हो जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी भी MS वर्ड फाइल को बनाता है, उसे मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है, जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षकों और तस्वीरें आवश्यकता अनुसार जोड़ भी सकता है। उदाहरण के लिए एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन और कंटेंट को खोजने के लिए तैयार किया गया है। तो ये जो वेब ब्राउज़र है, आपका जो भी वेब ब्राउज़र है, जैसे कि क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किस काम आते हैं? इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उनको, उन कंटेंट को खोजने के काम ये करते हैं। वेब ब्राउज़र के नाम में इसने बताया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी इत्यादि। तो इनमें से गूगल क्रोम तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम है जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों को ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन और कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात हो गई है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ में हमने ये बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम की मदद करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है। साथ में हमने ये कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी इच्छा के अनुसार हम रख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक अनिवार्य भाग होते हैं, क्योंकि इनके बगैर कोई भी हार्डवेयर जो है वो कार्य नहीं करता है। तो अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी घटक की भौतिक उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे देखा और छुआ जा सके। यानी कि कंप्यूटर के वे सब पार्ट जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच और जिसे आप छू और महसूस कर सकते हैं, सभी स्विच हार्डवेयर में शामिल है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हम देख सकते हैं उनको हमने क्या कहा? कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट इकाइयाँ होती हैं, कुछ स्टोरेज होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग के स्टोरेज या प्रोसेसिंग के कार्य करते हैं। तो इस तरीके से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है उसे पेरिफेरल उपकरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है। पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज आदि के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस इत्यादि। इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को भेज दी जाती है, ट्रांसमिट कर दी जाती है। और इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करवाना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो माउस
पॉइंटर के द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट वो हार्डवेयर डिवाइस हैं जो किसी भी कंप्यूटर को यूजर के द्वारा जो भी डाटा उपलब्ध करवाए जाते हैं उन डाटा को ग्रहण करती है, उसको कन्वर्ट करती हैं बाइनरी कोड्स के अंदर और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए आगे ट्रांसमिट कर देती हैं। वो होती है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है, इसी रूप में परिवर्तित करता है जिसको मनुष्य आसानी से समझा जा सके। उदाहरण के लिए मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की गई इन्फॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाता है। यानी कि इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस का कार्य जो है वो है कि सबसे पहले तो वो प्रोसेसर से डाटा जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो लेता है, उसको फिर उस भाषा में कन्वर्ट करता है जिसमें यूजर समझ सके और फिर उसको यूजर को प्रोवाइड करवाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट है जिसमें सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस शामिल है। तो ये कंपोनेंट्स जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डाटा को संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि डाटा को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइवर, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवर आदि शामिल हैं। अब यहाँ पे कुछ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनपुट के एग्जाम्पल हैं ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, वीसीआर, ये सब क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग के लिए मदरबोर्ड, सीपीयू और मेमोरी। उसके बाद आउटपुट के लिए कौन कौन से उपकरण हैं? आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर इत्यादि। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइवर, ये जैसे पेन ड्राइव है, ये सब स्टोरेज के काम में आने वाले उपकरण हैं। तो हमने इस फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। उसके बाद जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, फर्स्ट वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था, ये हमने पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर जो है वो 3-4 तरीके के होते हैं। मतलब हार्डवेयर को हम इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के रूप में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल सी भाषा में हमने कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने ये देख ली हैं। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे देख ली हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस देख ली हैं और साथ में स्टोरेज डिवाइसेस भी देख ली हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब प्रश्न आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर इस चैनल पर आपको ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस पर आधारित वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। धन्यवाद।